नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा की सीटों पर मतदान जारी है। सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी की घोसी सीट पर है, जहां पर समाजवादी पार्टी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं एसपी के उम्मीदवार को कांग्रेस, आप और लेफ्ट ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड की बागेश्वर की सीट पर बीजेपी के दिवंगत नेता चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने बसंत कुमार को उतारा है। इसके अलावा झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल में भी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव चल रहा है। त्रिपुरा की 2 विधानसभा की सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। दोनों ही जगह पर बीजेपी और सीपीएम के बीच सीधा मुकाबला है और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी विधानसभा सीट पर विपक्ष बटा हुआ है। टीएमसी ने जीत के लिए अपनी ताकत झोंक दी है और चुनावी मैदान में सीपीएम कांग्रेस का प्रत्याशी है। बीजेपी ने भी सीट बचाए रखने के लिए जोर लगा दिया है। झारखंड की डुमरी विधानसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर। उपचुनाव में जेएमएम ने जीत का दावा किया है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को साल 2024 की लोकसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों से हैं, जहां पर आज सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। पहली तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की घोसी विधानसभा सीट से है, केरल की पुथुपल्ली से तीसरी तस्वीर, वहीं डुमरी की ये चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं झारखंड से। और पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव के तहत मतदान जारी है धुपगुड़ी सीट पर, और त्रिपुरा में धनपुर सीट पर भी मतदान चल रहा है। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की, जहां पर उपचुनाव के तहत वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। और इन सीटों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इन सीटों में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो लिटमस टेस्ट में कौन फेल और कौन पास, ये बड़ी बात होगी। समाजवादी पार्टी की ओर से हाल ही में ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि लोगों को ये कहकर लौटाया जा रहा है कि उनका वोट पड़ चुका है। बिल्कुल बता दें आपको कि जैसे चुनाव जो हो रहा है, कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे ये दाव लगा रही है कि हमारे जो समाज के लोग हमारे लोगों को लौटाया जा रहा है। अगर देखे वही समाजवादी पार्टी भी ये बात कर रही है कि कहीं न कहीं जो आ रहे हैं, हमारे वोटर आ रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें, जब इससे हमने सक्षम अधिकारी से बात किया तो उसने ये बताया कि नहीं, इस पर कोई किसी प्रकार का नहीं है। कहीं न कहीं ये लोग एक दूसरे पर अफवाह उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, यानी अफवाह नजर आ रही है। लेकिन देखिए, क्या मतदाता वोटिंग को लेकर उतने ही उत्साहित नजर आ रहे हैं? क्योंकि मतदाताओं की ओर से इस तरीके की बातें की गई हैं। इलेक्शन कमीशन को भी टाक कर ये बात कही गई है समाजवादी पार्टी की ओर से कि इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान ले और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराए। बता दें, अगर हमने देखा है अभी जितने भी मत केंद्रों पे देखा है, तो कुछ मत केंद्रों पर थोड़ी सी उदासीनता दिख रही है। कुछ मत केंद्रों पे जो मतदाता बहुत कम दिख रहे हैं। हो सकता है वो मतदाता अभी कुछ देर बाद आए, लेकिन अगर बात करें, बहुत ऐसे मत केंद्र हैं जहाँ पे मतदाताओं को बहुत लाइन लगी, लंबी कतारें लगी हुई।
बिल्कुल, मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और सिद्धार्थ हमारे साथ में जुड़े हुए। सिद्धार्थ से एक सवाल और करते हैं, उसके बाद अंकित के पास जाएंगे। सिद्धार्थ, ये सीट दोनों ही पार्टी के लिए, चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की बात हो और या फिर एनडीए की तरफ से बीजेपी की, साख की बात बन गई है और इससे लोकसभा का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर देखें तो गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव है। समाजवादी पार्टी भले ही यहां पर पूरी तरीके से सबसे आगे हो, लेकिन साथ लगभग सभी पार्टियों का मिला हुआ है। ऐसे में इस चुनाव में जो जीत हार होगी वो काफी अहम होगी। इसी के चलते पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। सिद्धार्थ, कहीं न कहीं ये जो चुनाव है ये 2024 का दिल्ली है, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी थी, कहीं न कहीं अपना उम्मीदवार न उतार के, कहीं न कहीं उनके जो समर्थक थे वो कहीं न कहीं बहुत कम लोग वोट देने जा रहे हैं। अगर बात करें जो बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो अगर देखा जाए कुछ ऐसे इलाके हैं जहां वहां पे मतदाता केंद्रों पर मत केंद्रों पर मतदाता की बहुत कम भीड़ दिख रही है। अगर वही देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं कांग्रेस का समर्थन मिल जाने से समाजवादी पार्टी को कुछ तो पहले से कुछ मजबूती हुई है। लेकिन देखा जाए, अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कांटे की लड़ाई दिख रही है दोनों पार्टियों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए, दांव पर साख और वोटर का कैसा मिजाज, ये बड़ी बात है। हालांकि कतारें अब मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला दिन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और संजीव वर्मा जी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है, कह रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन इस बात को सुनिश्चित करवाए कि जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्षता के साथ हो रहा है, हमारे वोटर्स को लौटाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट करें सर, आप अनम्यूट करें। आवाज मिल रही है जी, आ रही है आपकी आवाज, बोले। देखिए, बहुत हास्यास्पद सा है, उत्तराखंड में गुंडई का प्रतीक समाजवादी पार्टी, जो बूथ कैप्चरिंग की माहिर है, जिनका एक रिकॉर्ड है कि बूथ कैप्चरिंग करना और समाज में एक अशांति का एक दौर फैलाना, और वो इस तरह की बातें करे तो बहुत ही हास्यास्पद है। और अभी तो यशी जी, अभी तो इन्होंने केवल इस तरह की बातें बोली हैं। अभी 8 तारीख को ये लोग कहेंगे कि ईवीएम के ऊपर भी ये लोग सवाल उठाएंगे और तमाम तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि ये अपनी भूमिका हारने के बाद इन्होंने क्या बोलना है तो उसकी भूमिका ये लोग पहले से ही बना लेते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी के जो सुशासन और सुरक्षा का जो वातावरण उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को दिया है, उसके ऊपर वोट कर रही है और डबल सरकार में। ठीक है, संजीव जी, आप हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं ना? संजीव जी, उत्तराखंड की अगर हम बात, और मैं आपके साथ गरिमा हूं। संजीव जी, उत्तराखंड में भी आज एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, बागेश्वर में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, इस चुनाव को लोकसभा से पहले हो रहा है, इसलिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव से जनता का जो मूड है वो बन और बिगड़ सकता है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है और पुष्कर सिंह धामी के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर है उपचुनाव, क्योंकि उनके नेतृत्व के बाद यही चुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी को क्या लग रहा है, कितना जीत का दावा बीजेपी हालांकि कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी सर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी आपको टक्कर देने में? गरिमा जी, देखिए, चुनाव पूरी तरह से एक तरफा है और जिस तरह से चंपावत में हमने 93.25% अकेले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ था और कांग्रेस की और तमाम जो भी दल खड़े हुए थे उन तमाम दलों की पूरी तरह से सफाया हो गया था, उनकी जमानतें जब्त हो गई थी और कमोबेश यहाँ भी वही स्थिति देखने को मिलेगी। और मैं सोचता हूँ जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है। अपने दिवंगत नेता चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि के रूप में वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और कांग्रेस के पास तो आप ये देखें कि अपने उम्मीदवार के लिए ही एक अदद कार्यकर्ता उनको नहीं मिला और एक प्रवासी कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी से जो इन्होंने इंपोर्ट किया है, प्रवासी उम्मीदवार को ये लोग मैदान में इन लोगों ने उतारा है। और जनता बहुत अच्छे से जानती है
वही वाली बात है, जैसे एक फिल्म का एक छोटा गाना था, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। और पहले सपा से लड़े, फिर आम आदमी पार्टी से लड़े, आज कांग्रेस से, और कल राम जाने किस में जाएंगे। ठीक है आते हैं संजीव जी, आपके पास आते हैं। बागेश्वर का एक बार अपडेट भी लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज टंगाया जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत आपका। मनोज, क्या कुछ नजर आ रहा है फिलहाल बागेश्वर में? आम जनता मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि वोटर्स की संख्या बढ़ती है केंद्रों पर। मनोज, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट करें आप सबसे पहले। मनोज, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, स्वागत आपका हमारी चर्चा में। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इन उपचुनावों को किस तरीके से देख रहे हैं सर? क्योंकि ये उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत अहम है, जिन जिन जगहों पर हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की एकता के बाद ये पहला चुनाव है, भले ही उपचुनाव के तौर पर हो रहा है, लेकिन इसको एक नजीर के तौर पर भी पेश हो सकता है ये, और इसके साथ साथ ये आम जनता के मूड को बनाने और बिगाड़ने में भी बड़ी जो भूमिका है वो निभा सकता है। इसलिए इस चुनाव को जीतना दोनों ही दलों के लिए उतना ही जरूरी हो गया है। विपक्ष सोनी जी, देखिए, जो कहने को तो उपचुनाव है और उपचुनाव सत्ता पक्ष का ही होता है, जो अमूमन अभी तक ये देखा गया है। लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण जो रोल इसमें हो रहा है कि विपक्ष ने जो इंडिया का गठबंधन है उसने इतना आसान नहीं बनाया है इस चुनाव को। उसने इस उपचुनाव में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज की है, चाहे घोसी का हो, चाहे उत्तराखंड के हो या और जगह के हो। एक आध सीटों पर छोड़ दिया जाए तो एक प्रत्याशी भाजपा के मुकाबले में आ रहा है। तो ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए भी, और साथ ही इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो परिणाम ये तय करेंगे कि जो इंडिया नाम का एक जो गठबंधन बना है वो 2024 में भाजपा से कितना मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो ये जो उपचुनाव है ये बहुत कुछ राजनीतिक दलों के भविष्य भी निर्भर करता है कि 24 का जो चुनाव होगा उसमें भाजपा की जो अपनी उपलब्धियां हैं उनका कितना फायदा मिला उसको उपचुनाव में, और साथ ही जो विपक्ष का गठबंधन बना है उस गठबंधन ने किस तरह से चुनाव लड़ा और किस तरह से उसने जीत हासिल की। तो ये बहुत कुछ 2024 के चुनाव के पहले का ये कह देते हैं सेमीफाइनल है ये उपचुनाव। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, इसको सेमीफाइनल के तौर पर सभी दल भी देख रहे हैं, और इसीलिए इस चुनाव को जीतना उनको पता है कि कितना जरूरी हो जाता है। मनीष और हमारे साथ में मनोज टंगारिया जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज का पहले रुख करते हैं, हमारे संवाददाता है बागेश्वर से जुड़ गए हैं। मनोज, बागेश्वर में भी उपचुनाव जो है वो मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है फिलहाल? क्योंकि 12 बज चुका है, क्या वोटर्स अभी भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि दिन बढ़ने के साथ संख्या बढ़ती है, कितना संख्या में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर है वहां पर? जी गरिमा जी, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में उपचुनाव है। आज वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चालू थी, और 7 बजे से 9 बजे तक की जो वोटिंग की प्रक्रिया, जो परसेंटेज की बात की जाए तो 10.2% यहाँ पर मिला था। और अब उसके बाद जो दूसरी गाइडलाइन आई तो उसमें अभी तक की करीब 28% की वोटिंग हो चुकी है, और अभी जो मतदाता है अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, और मौसम भी शुष्क बना है। कल भी बारिश होने के कारण आज सुबह भी हल्की फुल्की बारिश होने के कारण लोग बाग सुबह कम आ पाए, और उसके बाद अभी जो है जनता आ रही है, अपने वोट कर रही है। और देखना का विषय ये होगा कि 1,18,250 वोटरों में से कितने मतदाता अभी पहुंचेंगे। अभी तो फिलहाल जो ग्राउंड है वो खाली खाली सा नजर आ रहा होगा, और उसके विषय में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर होने के कारण, और इसमें 3 और प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, जिसमें कि यूकेडी, सपा और उपा। तो 3 अभी देखने का विषय ये होगा कि क्या ठीक है, बीजेपी की इसमें जीत होगी या कांग्रेस की? बिल्कुल देखिए, किसकी जीत होगी तो 8 को साफ हो जाएगा। मनीष खंडेलवाल जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे प्रवक्ता हैं जुड़ चुके। मनीष जी, स्वागत आपका हमारी चर्चा में। मनीष जी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बड़ा अहम जो है वो चुनाव माना जा रहा है। बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी सीधी टक्कर दे रही है बीजेपी को, अन्य जगहों पर भी जैसे उत्तर प्रदेश में समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी को। इस चुनाव को आप
कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका गठबंधन के बाद का पहला चुनाव है, इसलिए जीत कितनी आपको सुनिश्चित लग रही है? इस बार तो सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे? देखिए गरिमा जी, जैसे भी आपके संवाददाता ने दिखाया ना, कैमरा घुमाया, मैंने देखा कि पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है, वहां पे मतदाता कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे पत्रकार साथी ने पहले भी ये बात कही कि जो मध्यवर्ती चुनाव होता है वो सत्ता चुनाव माना जाता है। तो इसको आप देखिए कि जब वहां पे पोलिंग बूथ आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सत्ता विरोधी लहर तो है, वो बिल्कुल साफ दिखा रही है कि सत्ता विरोधी लहर है। और सत्ता विरोधी लहर होने के चक्कर में ही जो मतदान केंद्र है खाली पड़ा है। परंतु हम अपनी जीत के लिए सुनिश्चित है, और हम जानते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो लोगों को वोटरों को जो है घरों से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, अगर मतदान का प्रतिशत घटता है तो निश्चित रूप से वो सत्ता विरोधी, सत्ता का जो विरोध होता है ना, जनता विरोध, जैसे नोटा का बटन दबा के करती है, वैसे ही जनता का विरोध करने का तरीका भी ये होता है कि वो वोटिंग करने ही नहीं आती है। परंतु जो हर चुनाव जो होता है किसी भी पार्टी के लिए, मैं मानता हूँ किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम होता है, और एक जो होता है ना छोटी सी चीज भी, ठीक है, जो है छोटा सा दीपक भी जो रोशनी जलाता है, वैसे ही हर सीट का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो बहुत बढ़िया आदमी है, पिछले 3 बार से अलग अलग पार्टियों में रह के काम किया। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत को मान रही है, लेकिन इस चुनाव में किसकी जीत होगी तो 8 को ही साफ हो जाएगा। फिलहाल 6 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वोटर्स अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं आज जिस तरीके से उपचुनाव अलग अलग सीटों पर हो रहा है, एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो विपक्षियों पर आरोप लगा रहे हैं और अपनी जीत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी। अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहा है, 6 राज्यों में 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हमारे साथ में मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारी जीत होगी, इस बार तो गठबंधन है, सबका साथ है, और भले ही नारा आपका रहा हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन निकलकर बात तो अब अप्लाई तो इनके ऊपर हो रहा है। सभी लगभग साथ नजर आ रहे हैं, भले ही उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी मुख्य तौर पर लड़ रही हो। अन्य राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश को ही देख ले तो सपा है, कांग्रेस में आप और समर्थन आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस दोनों का ही है सपा को। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए को कितनी टक्कर दे रहा है? गरिमा जी, देखिए यह स्पष्ट है कि डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो विकास कार्य हुए हैं, जनता ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगानी है, और जनता हमेशा माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, माननीय धामी जी के साथ है। और जहां जहां पर भी हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम जिन भी स्टेट्स में हम लड़ रहे हैं, माननीय मोदी जी का और जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारा संगठन है, उसके ऊपर जनता का पूरा विश्वास है। हम सबका साथ सबका विकास ध्येय को लेकर चलते हैं। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। बात ये रही, आप जिस तरह से भी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने समर्थन दिया, तो उनका श्री अखिलेश यादव जी की वक्त और उनकी हैसियत, मुंबई की जो अभी INDIA की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने उनकी हैसियत साफ दिखा दी। न उनके नाम का कोई पोस्टर था और न उनके नाम को कहीं उल्लेख किया गया, और एक तरह से हाशिए पर उनको ले आके रखा, और एक तरह से वो संकेत था कि हम आपको कितना समझते हैं और आपके कांग्रेस के नजरिया आपके प्रति क्या है। तो दोस्तों, चुनाव में भी क्या वो लोग साथ दे रहे होंगे सबको, मैं सोचता हूँ अपने आप समझ लेना चाहिए। और यह पूरी तरह से चुनाव जो है विकास के ऊपर केंद्रित है। हम लोगों ने विकास किया है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे उत्तराखंड की बात हो। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त ताना बाना बुना है, जनता के सामने है, धरातल पर दिखाई दे रहा है, और हम वो शिलापट की राजनीति से बाहर निकलकर हम लोग काम कर रहे हैं। आप पूर्ववर्ती सरकारों को 1 मिनट 10 सेकंड ओनली। ठीक है, जल्दी से। पूर्ववर्ती सरकारों को, हाँ मनीष आते हैं, आपके पास से आते हैं, बस आपके पास से आता है। केवल शिलापट लगाकर इतिश्री कर दी जाती थी। आज हम शिलापट जहां लगाते हैं
तो टाइम बाउंड विकास और टाइम बाउंड जो ठीक है मनीष जी संजीव जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो सारा विकास समय पर पूरा किया, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ शिलापट लगाने का काम करती थी। मनीष जी आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जैसे इन्होंने सारी स्मार्ट सिटी बना दी है। हाँ तो जो 100 की 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, जो इनके जो सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उनमें विकास जब 10 साल का हो चुका, जो विकास का बच्चा लगा था ना वो 10 साल का विकास हो चुका है। आज तो वो अपने पांव पे भाग रहा है, हर आदमी को दिखाई दे रहा है। तो ये मैं केवल 2 राष्ट्रीय मानक बताए हैं जिससे पता लगता है कि इनका विकास जो है वो किस रफ्तार से चल रहा है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इन गरीबी हटाओ से नारा भी दिया था ना आपने। मान्यवर में गरीबी हटाओ से ठीक है संजीव जी उनको बोलने देते हैं, आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है जी अब अभी जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे बड़ी की वो हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो इस पार्टी में रहे, इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में रहे। अब इनको बेचारा को ये ज्ञान नहीं है, जो स्वर्गीय हमारे जिनकी जगह पे चुनाव हो रहा है वो भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से ही वो भाजपा में गए थे। और हमारे वहां पे जो यूपी के टाइम पे एक मंत्री होते थे उनके पीए हुआ करते थे। आज परिवारवाद से ग्रस्त पार्टी उनकी जो है ना धर्म पत्नी को चुनाव लड़वा रही है। 24 घंटे डींगे हाँकना, परिवारवाद ठीक है मनीष जी माफी चाहते हैं, आप लोगों को यहाँ पर रोकेंगे, वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। ठीक है अब देखिए 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। संजीव जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर इन उपचुनावों को देखा जा रहा है और इन उपचुनावों में जनता का मूड, जनता का रुख किन दलों की ओर है ये साफ कर देगा कि 24 में तस्वीर किस तरह की निकलकर सामने आने वाली है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।